अकॉर्डिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ऑफ 1881, एक एक्ट है इंडिया में जिसको हम बोलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। उसमें यह बोला गया कि अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस अ प्रोमिसरी नोट, अ बिल ऑफ एक्सचेंज और अ चेक पेबल आइदर टू द ऑर्डर और टू द बेरर। सो एक एक्ट है देश में जिसका नाम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। उस एक्ट में यह लिखा है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी ट्रांजैक्शन को सेटल करने के लिए, नेगोशिएट करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल कर सकता है, जिनमें मेनली क्या क्या आता है, प्रोमिसरी नोट आता है, बिल ऑफ एक्सचेंज आता है, चेक्स और ड्राफ्ट्स आते हैं। इस चैप्टर में बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट के बारे में हम समझेंगे, ठीक है। तो कहता है अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। बहुत ज्यादा इंग्लिश में लिखा है, पर इसको सरल भाषा में समझने के लिए मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल के थ्रू इसकी शुरुआत करता हूं। लेट अस से देयर इज अ पर्सन कॉल्ड ए एंड अ पर्सन बी। ए है सेलर और बी है बायर। ए ने बी को सामान बेचा 10,000 रुपए का। सो ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर ₹10,000। मुझे आप ये बताएंगे कि ए इस ट्रांजैक्शन को किस तरह से रिकॉर्ड करेगा और बी इस ट्रांजैक्शन को किस तरह से रिकॉर्ड करेगा। सो ए के लिए ये सेल की ट्रांजैक्शन है, तो ए बोलेगा बी अकाउंट इज डेबिटेड 10,000 टू सेल अकाउंट 10,000। ये ट्रांजैक्शन को ए ने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया। सिमिलरली इस ट्रांजैक्शन का ऑपोजिट इफेक्ट बी को अपनी बुक्स में लिखना पड़ेगा, यानी कि बी हैज टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन एज वेल। बी किस तरह से रिकॉर्ड करेगा, बी बोलेगा कि मेरे पास सामान आ गया, यानी कि परचेज अकाउंट इज डेबिटेड फॉर 10,000 टू ए अकाउंट 10,000। ठीक है, तो एक व्यक्ति ने सेल की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया और एक व्यक्ति ने परचेज की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया। अब इन द बुक्स ऑफ ए बी को हमने डेबिट किया है, इसका मतलब बी बन गया डेटर, एंड इन द बुक्स ऑफ बी ए को हमने क्रेडिट किया है, तो ए बन गया क्रेडिटर। ठीक है, तो ए ने पैसे लेने हैं बी से और बी ने पैसे देने हैं ए को। अब बी के पास ऑप्शंस हैं कि वो किस तरह से पैसे ए को दे सकता है, यानी कि वो किस तरह से इस पूरी ट्रांजैक्शन को नेगोशिएट कर सकता है या इस ट्रांजैक्शन को सेटल कर सकता है। अगर तो बी कैश की पेमेंट ए को दे देगा तो ए के पास कैश आ जाएगा और बी के पास से कैश चला जाएगा और ये ट्रांजैक्शन क्लोज हो जाएगी। पर लेट अस से बी के पास पैसे नहीं है आज की डेट में ए को पैसे देने के लिए। सो बी ए को एक ऑप्शन देता है और बी ए को बोलता है कि मैं 3 महीने के अंदर अंदर ये जो 10,000 रुपए ए तुझे देने हैं, ये देने का मैं वादा कर देता हूं। सो बी ए को एक प्रॉमिस कर देता है या एक वादा कर देता है कि 3 महीने के अंदर अंदर मैं इस ट्रांजैक्शन को सेटल कर दूंगा। क्या ए बी को ये एक्सेप्टेंस दे देता है कि हाँ ठीक है, तू हमारे को 3 महीने के बाद पैसे दे दियो? कई बार ए को बी पे विश्वास नहीं होता, बिकॉज यहां पर तो अगर बी ने मुंह जबानी या ओरली ए को प्रॉमिस कर दिया, ए को बोल दिया कि मैं 3 महीने में तुझे पैसे दे दूंगा और ए ने ये मान लिया, एंड एक सिचुएशन ऐसी आती है कि बी 3 महीने में पैसे नहीं दे पाता है, तो फिर ए क्या करेगा? ए के पास तो कुछ भी नहीं है उससे पैसे रिसीव करने के लिए या पैसे उससे रिकवर करने के लिए। सो ए बी को एक ऑप्शन देता है। ए बी को बोलता है कि ठीक है, तूने मुझे 3 महीने के बाद पैसे देने हैं, आई एग्री, तू मुझे 3 महीने के बाद पैसे दे दियो, लेकिन एक काम कर, जो तूने ये मुझे वादा किया है, जो भी तूने मुझे ये वादा किया है, इस वादे को तू एक रिटन डॉक्यूमेंट के ऊपर लिख के मुझे दे दे। सो राइट इट ऑन अ रिटन डॉक्यूमेंट।
यानी कि एक डॉक्यूमेंट बना जिसके ऊपर तू ये लिख दे कि तू मुझे 3 महीने के अंदर अंदर ये 10,000 रुपए पे कर देगा। ठीक है, बस इस कागज को हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोल देते हैं। सो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है? एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक कागज का वो टुकड़ा है जिस टुकड़े के ऊपर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पैसे देने का वचन देता है या पैसे देने की बात करता है। सो दिस रिटन डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब ये कागज पे अगर बी ये लिख के ए को दे दे कि 3 महीने के अंदर अंदर मैं तुझे ये पैसे दे दूंगा, और ये कागज ए अपने पास रख लेता है, सो 3 महीने तक ए इस कागज को संभाल के रखेगा एंड 3 महीने के बाद ये कागज लेके ए बी के घर जाएगा और बी को बोलेगा कि तूने वादा किया था कि तू मुझे पैसे देगा एंड आज वो दिन आ गया है, आज वो समय आ गया है जिस दिन तुझे ये अपना प्रॉमिस, जिस दिन तुझे अपना ये वादा पूरा कर देना चाहिए एंड सो तू ये कागज ले ले वापस और मुझे मेरे 10,000 रुपए दे दे। अगर ऐसा होता है तो ये ट्रांजैक्शन क्लोज हो जाएगी। सो हमें मोटी मोटी ये बात समझ आती है कि जब भी एक सेलर और एक बायर के बीच में कोई ट्रांजैक्शन होती है और वो ट्रांजैक्शन उधार की होती है, वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट की ट्रांजैक्शन होती है, तो उस ट्रांजैक्शन को सेटल करने के लिए हम एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है? एक कागज का वो टुकड़ा है जिसके ऊपर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पैसे देने का वादा करता है। राइट नाउ दिस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर। वैसे तो उसमें बैंक के ड्राफ्ट भी आते हैं, चेक भी आता है, पर हमारा जो इस चैप्टर का विषय है वो सिर्फ 2 तरह के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेगा। फर्स्ट इज कॉल्ड अ बिल ऑफ एक्सचेंज। एक हो गया बिल ऑफ एक्सचेंज और दूसरा हो गया प्रोमिसरी नोट। तो एक है बिल ऑफ एक्सचेंज और एक है प्रोमिसरी नोट। इन दोनों को ही हम क्या बोलते हैं? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब सिर्फ इतना सा है कि एक कागज का ये टुकड़ा है जिसके ऊपर आपने ये लिख दिया है कि मैं किसी और व्यक्ति को पैसे देने का वचन दे रहा हूं। राइट, अब इसको विद दिस बैकग्राउंड, अब इस पूरी चीज को हम थ्योरेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। कमिंग बैक टू द टॉपिक, फीचर्स ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? ये जो कागज का वो टुकड़ा है जिसको हम बिल ऑफ एक्सचेंज बोल रहे हैं, ये बिल ऑफ एक्सचेंज के कुछ फीचर्स हैं जिसको हम समझ रहे हैं। फर्स्ट इज दिस मस्ट बी इन राइटिंग। ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ये लिखित है, रिटन डॉक्यूमेंट है, ये ओरली नहीं है। ओरली तो आप किसी को भी वादा कर दो और बाद में अगर उस वादे को पूरा ना करो तो दूसरा व्यक्ति क्या करेगा? दूसरा व्यक्ति के पास ऑप्शंस लिमिटेड हो जाती हैं। लेकिन अगर मैं किसी व्यक्ति को ये लिख के दे दूं कि मैंने तुझे पैसे देने हैं और फिर मैं उसको पैसे ना दूं, फिर वो व्यक्ति मुझे कोर्ट में लेके जा सकता है और बोल सकता है कि सर ये देखो, आपने एक डॉक्यूमेंट मुझे दिया था जिसके ऊपर आपने वादा किया था, लिख के दिया था कि आप प्रॉमिस कर रहे हो कि मुझे पैसे दोगे, एंड क्योंकि आपने अपना प्रॉमिस नहीं रखा या आप अपना प्रॉमिस तोड़ रहे हो, ऑनर नहीं कर रहे हो, तो फिर आपको कोर्ट में मैं लेके जा सकता हूं। सो बिल ऑफ एक्सचेंज हैज टू बी इन राइटिंग, लिखित होना चाहिए। सेकंड, बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन ऑर्डर टू मेक अ पेमेंट। ये एक ऑर्डर है। इसका मतलब जब ए ने बी को सामान सेल किया था और बी ने पैसे नहीं दिए थे, तो ए ने क्या किया? ए ने एक कागज बनाया जिसको हमने बोला बिल ऑफ एक्सचेंज, और इस कागज पर लिख दिया एक ऑर्डर लिख दिया। और ये ऑर्डर किसको दिया गया? ये आदेश, ये निर्देश, ये किसको लिखा गया? ये बी को लिखा गया और बी को बोला गया कि यू हैव टू पे मी माई 10,000 रुपीज विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो बिल ऑफ एक्सचेंज एक
ऑर्डर है, एक निर्देश है जो सेलर बायर को देता है और बायर को बोलता है कि तुझे विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम मेरे पैसे वापस करने पड़ेंगे। सो बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऑर्डर है टू मेक पेमेंट। सेकंड, दिस ऑर्डर टू मेक पेमेंट इज अनकंडीशनल। अनकंडीशनल का मतलब है ये बिना किसी कंडीशंस के ऑर्डर दिया गया है। बिना किसी कंडीशंस के मतलब सिंपल एक ऑर्डर दिया गया है कि 1 महीने के अंदर अंदर भी तुझे मेरे पैसे वापस करने होंगे। देयर इज नो अदर कंडीशन अटैच्ड। सेकंड, द मेकर ऑफ द बिल मस्ट साइन इट। अब ऑब्वियसली ये बिल कौन बना रहा है, ये ऑर्डर कौन दे रहा है? ऑर्डर ए दे रहा है बी को, सेलर दे रहा है बायर को, तो सेलर उस पे साइन करेगा। तो ए अपने साइन नीचे कर देगा जब ये ऑर्डर, जब ये निर्देश किसको दिया जा रहा है? ए के द्वारा बी को दिया जा रहा है। ठीक है। द बिल मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉई। अब ऑब्वियसली ए ने ऑर्डर दिया बी को कि तू पैसे देगा। अगर बी इसको साइन ही नहीं करता है तो फिर इस ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता। ऐसे तो मैं किसी को भी ऑर्डर दे दूं, ऐसे तो मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बोल दूं कि तुमने मुझे पैसे देने हैं, पर अनलेस एंड अनटिल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट्स दैट ऑर्डर, उसका कोई वैलिडिटी नहीं होगी। सो इट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द पर्सन टू हुम द ऑर्डर हैज बीन गिवन। ठीक है, तो इसका मतलब बी को भी इस पे अपनी एक्सेप्टेंस देनी होगी। तो जब ए ने बी को बोला कि यू हैव टू पे 10,000 टू मी विद इन अ पीरियड ऑफ XYZ डेज, तो बी उस पे एग्री करेगा, तभी ये बिल ऑफ एक्सचेंज वैलिड होगा। अदरवाइज ये बिल ऑफ एक्सचेंज का कोई मायना नहीं है, इट विल बी इनवैलिड। द पेमेंट टू बी मेड मस्ट बी सर्टन। जितने पैसे ए ने बी से लेने हैं वो पैसे इसके अंदर लिखे जाएंगे इन क्लियर वर्ड्स। तो वो पैसे इसमें क्लियरली मेंशन किए जाएंगे। ऐसा नहीं बोला जाएगा कि मैं तेरे से जितने मर्जी पैसे लूं उसका ऑर्डर है ये, ऐसा नहीं है। इट हैज टू बी गिवन विद अ certain amount. The date on which the payment is made must also be certain. कितना टाइम दिया जा रहा है इस पेमेंट को चुकाने के लिए, वो टाइम पीरियड भी इसमें मेंशन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ए ने अगर बी को बोला कि तूने 10,000 रुपए मुझे देने हैं, तो वो बताएगा कि कब देने हैं। 1 महीने के बाद देने हैं, 2 महीने के बाद देने हैं, 10 दिन के बाद देने हैं। सो टाइम पीरियड हैज टू बी मेंशन्ड। The bill of exchange must be payable to a certain person. अब ये पैसे किसको देने हैं ये भी ऑर्डर में लिखा होगा। ए बी को ये बोल सकता है कि या तो 3 महीने के बाद ये पैसे मुझे दे देना, पे दिस टू मी, और या फिर मैं जिसको भी देने को बोलूं तो उसको ये पैसे दे देना। फॉर एग्जाम्पल, जो ये बिल बनाया गया, इस बिल में लिखा गया ए के द्वारा बी को कि तुमने पे करने हैं 10,000 रुपीज आफ्टर 3 मंथ्स, और ये पैसे या तो पे करने हैं मुझे, टू मी, और टू माई ऑर्डर। या तो मुझे पैसे दे देना या मैं जिसको पैसे अदा करने को बोलूं उसको दे देना। फॉर एग्जाम्पल, ए ने पैसे सी के देने हैं तो बी को बोलता है कि जो पैसे तू मुझे देगा वो मुझे ना देके पे टू सी। सो पे टू सी का मतलब है टू समबडी एल्स भी पे कर सकते हो। ठीक है। फिर लास्ट में बोलता है इट मस्ट बी स्टैम्प्ड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। ये बिल ऑफ एक्सचेंज की प्रॉपर स्टैंपिंग होनी चाहिए एज पर द इंडियन स्टैंप एक्ट एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर स्टेट। ये लीगल रिक्वायरमेंट भी आपको इसको पूरा करना पड़ेगा। यहां पर एक पॉइंट रह गया, द अमाउंट मेंशन्ड इज पेबल आइदर टू डिमांड और ऑन द एक्सपायरी ऑफ अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। इसकी बात हम बाद में करते हैं। तो मोटा मोटा हमारे को यह बात समझ आती है कि बिल ऑफ एक्सचेंज किसी भी ट्रांजैक्शन को सेटल करने के लिए, नेगोशिएट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, एक तरीका है। उस इंस्ट्रूमेंट में एक पार्टी
दूसरी पार्टी को ऑर्डर कर रही है कि यू हैव टू पे मी मनी आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ये उसमें लिखा होगा। क्लियर होगी बात? अब आगे चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हु आर दी पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज। अभी जो भी हम कुछ कर रहे हैं ये सारा का सारा थ्योरेटिकल पार्ट है, बिना इस थ्योरेटिकल पार्ट के हम आगे के क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द होल कॉन्सेप्ट। तो ध्यान से आपने इसको समझना है। हु आर दी पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज? दो पार्टीज तो हमको समझ आ गई, एक है सेलर और एक है बायर। सेलर बायर को ऑर्डर कर रहा है पैसे देने का, ठीक है। तो एक हो गया यहां पर ड्रॉर। ड्रॉर कौन होगा? ड्रॉर होगा जो बिल बना रहा है, जो बिल लिख रहा है, जो ऑर्डर कर रहा है। हमारे इस एग्जाम्पल में ए ऑर्डर लिख रहा था, सो ए इज द सेलर, सेलर इज द ड्रॉर। तो ड्रॉर कौन होता है? जो ऑर्डर लिखता है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर लिख के दूसरे व्यक्ति को आदेश देता है, ऑर्डर करता है पैसे देने का। सो ड्रॉर इज द मेकर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। नॉर्मली अ सेलर और द क्रेडिटर दैट इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द मनी फ्रॉम अ डेटर कैन ड्रॉ अ बिल ऑफ एक्सचेंज अपॉन द बायर और दैट डेटर। तो ए ने बी को सामान बेचा, ए सेलर बी बायर, ए क्रेडिटर बी डेटर। ए ड्रॉर होगा क्योंकि ए ऑर्डर करेगा बी को पैसे देने का। सो ड्रॉर सेलर और क्रेडिटर ही होता है, ठीक है। द ड्रॉर आफ्टर राइटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज हैज टू साइन इट एज अ मेकर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। और जो ड्रॉर होगा, ए होगा, वो ये बिल बनाने के बाद, ऑर्डर लिखने के बाद अपने साइन करेगा इस बिल ऑफ एक्सचेंज के नीचे एज अ मेकर, ठीक है। ड्रॉई कौन होता है? ड्रॉई होता है जिसको ऑर्डर करा गया है, जिसके ऊपर ऑर्डर दिया गया है, जिसने पैसे पे करने हैं। हमारे इस एग्जाम्पल में बी ड्रॉई होगा बिकॉज बी बायर था, बी ने पैसे देने थे, बी डेटर था, इसीलिए बी ड्रॉई होगा। सो ड्रॉई इज द पर्सन अपॉन whom the bill of exchange is drawn. Drawee is the purchaser or debtor of the goods upon whom the bill of exchange is drawn. तो बहुत सिंपल सी बात समझ आ गई हमारे को अभी तक। ए ने बी को सामान बेचा था, तो ए था सेलर, बी था बायर, ए था क्रेडिटर, बी था डेटर। ए ने बिल बनाया तो ए हुआ ड्रॉर या मेकर, बिल बनाने वाला, ऑर्डर देने वाला। और ये बिल बनाने के बाद ये बिल साइन कौन करेगा? बी करेगा। तो बी हो गया ड्रॉई या वो व्यक्ति जिसने पैसे चुकाने हैं, जिसने पैसे पे करने हैं। क्लियर? नाउ एक और पार्टी होती है इस बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर जिसको हम बोलते हैं पेई। पेई इज द पर्सन टू whom द पेमेंट इज टू बी मेड। पेई कौन है? पेई वो व्यक्ति है जिसको पैसे मिलेंगे। द पर्सन टू whom द पेमेंट हैज टू बी मेड। नॉर्मली ए ही पेई होगा बिकॉज ए को पैसे लेने हैं। नॉर्मली ए ही पेई होगा। पर अगर ए बी को ये बोल देता कि जो पैसे मैंने बी तेरे से लेने हैं वो मुझे मत दे, लेकिन वो किसी सी को दे दे, तो सी बन जाएगा पेई। सो पेई कौन होगा? जिसको अल्टीमेटली ये पैसे पे किए जाएंगे। तो हमें तीन पार्टी समझ आ गई हैं अभी तक। एक बार फिर से रिकॉल करवा रहा हूं। एक हुआ ड्रॉर, एक हुआ ड्रॉई और एक हुआ पेई। ड्रॉर नॉर्मली इज द सेलर, हमारे एग्जाम्पल में ए। ड्रॉई इज द बायर, हमारे एग्जाम्पल में बी। पेई इज द पर्सन जिसको पैसे मिलेंगे, यानी कि रिसीवर। पेई कौन हुआ? रिसीवर ऑफ मनी। और नॉर्मली ये पैसे किसको मिलेंगे? ए को ही मिलेंगे क्योंकि वही तो सेलर है। पर अगर ए
जो पैसे लेना चाहता है वो खुद ना लेके किसी और को बोल दे लेने के लिए, तो सी हो जाएगा पेइंग। डन। नीचे एक फॉर्मेट बना के दिया है मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज का। तो जब भी बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया जाता है तो उस बिल ऑफ एक्सचेंज का एक लीगल फॉर्मेट होता है। हम इस फॉर्मेट को समझते हैं। सबसे पहले इस बिल ऑफ एक्सचेंज पे एक डेट होती है। डेट का मतलब है जिस दिन ये बिल बनाया गया है, जिस दिन ये ऑर्डर लिखा गया है, ठीक है। और जहां पर ये बिल बनाया है वहां का एड्रेस होता है। नॉर्मल सी सिचुएशन, कितने रुपए का बिल है उसकी वैल्यू लिखी जाती है बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर, और इसकी एक प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी पे की जाती है एज पर द इंडियन स्टैंप एक्ट एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर स्टेट। यहां तक तो ये लीगल कार्रवाई हो गई। इसके बाद इस बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखा जाता है ऑर्डर। ऑर्डर कौन दे रहा है? ऑर्डर दे रहा है मिस्टर सी। ऑर्डर हमारे इस फॉर्मेट को समझने के लिए मिस्टर सी कौन होंगे? ड्रॉर होंगे, क्योंकि वो इस बिल को लिख रहे हैं, साइन कर रहे हैं। और मिस्टर सी ये ऑर्डर किसको दे रहे हैं? ये ऑर्डर दिया जा रहा है मिस्टर ए को, तो मिस्टर ए हो जाएंगे ड्रॉई। तो ड्रॉर कौन होता है? जो ऑर्डर करता है। सी ने ऑर्डर किया, किसको किया? मिस्टर ए को, टू मिस्टर ए और उसका एड्रेस। तो जिसको ऑर्डर किया जाता है, जिसको निर्देश दिया जाता है, वो हो जाता है ड्रॉई। अब ऑर्डर क्या है? मिस्टर सी मिस्टर ए को बोल रहे हैं 3 months आफ्टर दिस डेट, यानी कि आज से 2 जनवरी 2020 के बाद 3 महीने तक यू हैव टू पे टू मिस्टर बी और ऑर्डर द सम ऑफ ₹1000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड। तो मिस्टर सी ने साइन करके ए को बोला या तो तू मिस्टर बी को दे देना, या मैं जिसको भी बोलूं उसको पैसे दे देना। कितने पैसे दे देना? 1000 रुपए। कब दे देना? आज से 3 महीने के बाद दे देना। सो दिस इज हाउ अ बिल ऑफ एक्सचेंज हैज टू बी मेड, एंड ये बिल ऑफ एक्सचेंज एक लीगल डॉक्यूमेंट है। अगर मिस्टर ड्रॉई, कोई भी अगर ड्रॉई पैसे नहीं दे पाता 3 महीने के अंदर अंदर, तो फिर जो ड्रॉर होगा, जिसने पैसे क्लेम करने थे, जिसने पैसे लेने थे, वो ड्रॉई को कोर्ट में लेके जा सकता है और अपने पैसे की रिकवरी का जो प्रोसेस है वो इनिशिएट कर सकता है लीगली। ठीक हो गया? सो बिल ऑफ एक्सचेंज आपको क्लियरली समझ आता है।